अध्याय 211 बुद्धिमान जानवर। लिन हाओ एक बार फिर मेज के सामने पहुंचा, ये सोचते हुए कि इस सुनहरे सेब में जरूर कुछ खास बात होगी, नहीं तो ये यहाँ नहीं होता और ये कंकाल इतनी सतर्कता से इसकी रक्षा नहीं कर रहे होते। अब कोई खतरा न देखकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और गोल्डन एप्पल को उठा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन जोर से हिलने लगी, जिससे लिन हाओ को टेबल को कसकर पकड़ना पड़ा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। टेबल के बगल में पत्थर की दीवार भी हिलने लगी। फिर वह तिरछी हो गई, जिससे 5 मीटर ऊंचा रास्ता दिखाई देने लगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिन हाओ ने अवाक होकर नए खुले मार्ग पर नजर डाली। उसे समझ में नहीं आया कि चीजें इस तरह कैसे बदल जाती हैं, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह उसके द्वारा गोल्डन एप्पल उठाने से संबंधित हो सकता है। उसके सामने का रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। अंदर से प्रकाश का एक कण भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मार्ग में प्रवेश कर गया और गुफा में आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद उसे अपने सामने एक रोशनी की चमक दिखाई दी, जो उसके आगे बढ़ने के साथ साथ बड़ी होती गई। इस बार वह फिर से खुले क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन पिछले क्षेत्र से अलग बात यह थी कि यहाँ कोई कंकाल नहीं था, बल्कि केवल एक भेड़िया जैसा जानवर था। ये वास्तव में ग्रेड 6 बीस्ट था। कंकालों की तरह ही ये जानवर भी किसी चीज की रक्षा कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जो लिन हाओ को मार्शल सम्राट क्षेत्र में सफलता पाने में मदद कर सकता था। यह एक ग्रेड 6 औषधीय जड़ी बूटी थी, जिसे ब्लैक हॉट फ्लावर के नाम से जाना जाता था। इस फूल की पंखुड़ियां, जो काले रंग की थीं, एक दूसरे से जुड़कर हृदय का आकार बना रही थीं। जब लिन हाओ ने ब्लैक हॉट फ्लावर को देखा तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। सुरक्षित रहने के लिए उसने बेहोश ये जियाओ को अंधेरे मार्ग के अंत में जमीन पर लिटा दिया, ताकि जानवर ये जियाओ को न खोज सके। और फिर वो कुछ कदम आगे बढ़ा, भेड़िया प्रकार के जानवर की दृष्टि में दिखाई दिया। गर्जन। उस भेड़िया प्रकार के जानवर ने जोर से दहाड़ लगाए, लेकिन अन्य जानवरों के विपरीत, जिनसे लिन हाओ मिला था, इस भेड़िया प्रकार के जानवर ने उस पर हमला करने की पहल नहीं की, बल्कि उसने उसे देखना शुरू कर दिया, जिससे लिन हाओ कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। लिन हाओ को भी कोई जल्दी नहीं थी। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और 1 इंच भी नहीं हिला। भेड़िया जैसा जानवर उसे देख रहा था, जबकि वह अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। पिछले क्षेत्र के विपरीत, जहां उसने 7 कंकालों से लड़ाई की थी, गुफा की दीवार पर एक कांस्य द्वार था। लिन हाओ थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि यह सुनहरा द्वार नहीं था, लेकिन उसने एक बार फिर अपना संयम वापस पा लिया। गर्जन। यह देखकर कि लिन हाओ इसे अनदेखा कर रहा था और उत्सुकता से कांस्य दरवाजे को देख रहा था, उस भेड़िया प्रकार के जानवर ने लिन हाओ का ध्यान आकर्षित करने के लिए दहाड़ लगाई। खैर, यह सफल रहा, क्योंकि लिन हाओ का ध्यान वास्तव में भेड़िया प्रकार के जानवर द्वारा आकर्षित किया गया था। उसे बस इस जानवर को मारने और ब्लैक हॉट फ्लावर प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए कांस्य द्वार में प्रवेश कर सकता है। बिना समय बर्बाद किए लिन हाओ ने काली तलवार लहराई, जिससे उसमें से एक भयावह आभा फूट पड़ी। जैसे ही उसने भेड़िया जैसे जानवर पर वार किया, उसकी तलवार की मंशा भी उसके शरीर से फूट पड़ी। दानव वध तलवार, दूसरा वार, दानव का सफाया। लिन हाओ की तलवार से एक भयानक तलवार शक्ति फूटी, जिसने भेड़िया प्रकार के जानवर को जकड़ लिया, जिससे जानवर कुछ हद तक डर गया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। गर्जन। यह महसूस करने के बाद कि वह कुछ कदम पीछे हट गया है, भेड़िया प्रकार का जानवर तुरंत क्रोधित हो गया और लिन हाओ पर दहाड़ने लगा, और लिन हाओ के आने वाले हमले का स्वागत करने के लिए उसने अपना मुंह खोला और प्रकाश की एक काली किरण लिन हाओ की ओर बढ़ी। बूम। जब भेड़िया प्रकार के जानवर की काली किरण और लिन हाओ की दानव वध तलवार का दूसरा वार एक दूसरे से टकराया, तो एक विस्फोटक ध्वनि गूंज उठी। लिन हाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका हमला वास्तव में प्रकाश की काली किरण को चीरने में असमर्थ था। वह पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। दानव वध तलवार एक निम्न श्रेणी पृथ्वी रैंक तलवार प्रकार मार्शल आर्ट कौशल था, जिसे उन्होंने एजोर ड्रैगन देश में खजाना मंडप से खरीदा था, जब देश के 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले। इसमें कुल 2 स्लैश हैं। पहला स्लैश था स्लेइंग द डेमन्स इन 1 स्लैश, जो एक समूह और एक विस्तृत रेंज के हमले पर निर्देशित था, जबकि डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड का दूसरा स्लैश, जिसे एलिमिनेटिंग द डेमन कहा जाता था, एक व्यक्ति या दानव से निपटने पर केंद्रित था। चूंकि दूसरा वार केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, इसलिए इसकी विध्वंसक शक्ति पहले वार की तुलना में लगभग दोगुनी थी। लेकिन यह हमला भी भेड़िया जैसे जानवर द्वारा फेंकी गई प्रकाश की काली किरण को चीरने में असमर्थ था, जिससे वह वास्तव में चौंक गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका अपना हमला वास्तव में पीछे हट गया था, जिससे वह घायल हो गया।
लिन हाओ ने एक लंबी सांस ली और इस भेड़िया प्रकार के जानवर को अब और कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह अपने पहले हमले में असफल रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यदि वह ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के पहले वार को अंजाम देगा, तो वह जानवर निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएगा और यदि वह उसी हमले को अंजाम देने के लिए टूटी तलवार का उपयोग करेगा, तो वह जानवर एक ही हमले में मर जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि वह जानवर जिसे पहले बूढ़े आदमी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। यद्यपि वह टूटी तलवार से भेड़िया प्रकार के जानवर को मार सकता था, फिर भी उसने टूटी तलवार के स्थान पर काली तलवार का उपयोग करना चुना, क्योंकि वह टूटी तलवार का उपयोग करने का आदी नहीं होना चाहता था। अगर वह हर बार टूटी तलवार का इस्तेमाल करने की आदत डाल ले तो इससे उसके विकास पर असर पड़ेगा। इसलिए उसने एक बार फिर काली तलवार घुमाए और अपना रुख अपनाया। ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड फर्स्ट स्लैश। लिन हाओ ने एक बार फिर भेड़िया प्रकार के जानवर पर वार किया, लेकिन इस बार उसने भेड़िया प्रकार के जानवर पर हमला करने के लिए अपनी दूसरी सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल किया। भेड़िया प्रकार के जानवर ने भी आने वाले खतरे को भांप लिया था, जिससे वह बहुत सतर्क हो गया। उसने आने वाले हमले को चकमा देने का फैसला किया और इसे चकमा देने के लिए वह लिन हाओ के हमले से जितना संभव हो सके उतना दूर रहने के लिए तेजी से पीछे हट गया। उसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता देखकर लिन हाओ फिर से हैरान रह गया। ये भेड़िया जैसा जानवर अब तक मिले किसी भी अन्य जानवर से अलग था। इसकी बुद्धिमत्ता एक वयस्क इंसान से कहीं ज्यादा थी। लिन हाओ, इस जानवर को मारने की कोशिश मत करो। अगर तुम कर सकते हो तो इस जानवर को वश में करने की कोशिश करो और इसे अपना पालतू बना लो। लिन हाओ अभी भी हैरान था, तभी उसने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा कि ये जियाओ दीवार के सहारे खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि ये जियाओ वास्तव में इतनी जल्दी जागने में सक्षम था। यहाँ तक कि वह बूढ़ा आदमी जो एक अमर भी था, उसने कहा कि वह दुनिया की शक्ति के कारण किसी भी तरह से ये जियाओ की मदद करने में असमर्थ था, लेकिन अब ये जियाओ अपने आप जागने में सक्षम था। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि ये जियाओ जाग गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी दर्द से भरी हुई थी और उसके शरीर के भीतर अराजकता और भी तीव्र हो गई थी, जैसे कि दो अमर ये जियाओ के शरीर के अंदर एक भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। ये जियाओ, क्या तुम ठीक हो? लिन हाओ ने चिंता में पूछा और यह पहली बार था जब उसने अपनी चचेरी बहन लिन लिंग के अलावा किसी और के लिए चिंता दिखाई थी। अभी तो मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ही फिर से अपनी चेतना खो दूंगा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। फिर उसने एक बार फिर भेड़िया जैसे जानवर को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और लिन हाओ से कहा, इस जानवर को वश में करने की कोशिश करो और हो सके तो इसके साथ बराबर का अनुबंध करो। ये दूसरी बार था जब लिन हाओ ने ये शियाओ को उसे इस भेड़िया जैसे जानवर को वश में करने के लिए कहते हुए सुना। वो समझ नहीं पाया कि क्यों, इसलिए उसने उलझन में पूछा, तुम मुझे इस जानवर को वश में करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या इसमें कुछ खास बात है? क्या तुमने इस जानवर के बारे में कुछ अजीब बात नहीं देखी? लिन हाओ को जवाब देने के बजाय ये जियाओ ने दूसरा सवाल पूछा। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया और गहराई से कहा, यह जानवर उन सभी जानवरों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान है जिनसे मैं कभी मिला हूं। इसकी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत भयानक है और यह कहा जा सकता है कि हालांकि यह जानवर भयंकर है, यह बहुत शांत जानवर भी है और इसकी यही बात इसे और अधिक खतरनाक बनाती है। देखो, हालांकि मैं पहले ही इस जानवर के साथ 2 वार कर चुका हूं, फिर भी इसने मुझ पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं तो यह उत्सुकता से हमारी ओर देख रहा है। लेकिन ये सब कारण नहीं होने चाहिए कि तुम मुझे इस जानवर को वश में करने के लिए कह रहे हो, है ना? अध्याय 212 डार्क डायमंड वुल्फ। लिन हाओ ने यह नहीं सोचा था कि ये जियाओ ने उसे इस भेड़िया जैसे जानवर को वश में करने के लिए जो कारण बताया था, वह उसके द्वारा अभी बताए गए किसी भी कारण से था और उसकी धारणा सही थी। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। ये जानवर कोई सामान्य जानवर नहीं है। इसे डार्क डायमंड वुल्फ कहा जाता है। ये केवल अंधेरे से भरी जगह पर ही पाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह भेड़िया यहाँ क्यों है, लेकिन अगर तुम इसे वश में कर सकते हो तो ये भेड़िया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राक्षस या राक्षसी साधकों के खिलाफ लड़ते समय ये भेड़िया आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसे राक्षसी साधक के प्रतिबंध के रूप में भी जाना जाता है। राक्षसी साधक का कोई भी हमला इसके खिलाफ अप्रभावी होगा और यदि कोई व्यक्ति इसके साथ अनुबंध करता है तो यह अपने स्वामी को ये क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा यह असीमित रूप से बढ़ सकता है। इसलिए यदि आप इसे वश में कर सकें और इस डार्क डायमंड वुल्फ के साथ अनुबंध कर सकें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
जब लिन हाओ ने ये सुना तो वह हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि ये जियाओ को ये सब कैसे पता चला, लेकिन क्या ये वाकई मायने रखता है? जवाब था, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उसे बस इस जानवर को काबू में करना है। ये शियाओ ने एक बार फिर कहा, डार्क डायमंड वुल्फ एक बहुत ही घमंडी जाति है। ये किसी को भी अपने वश में करने की बजाय मरना पसंद करेगी। बहुत कम लोग इसे वश में कर पाए हैं, लेकिन कैसे, कोई नहीं जानता। इसलिए इसे वश में करने की कोशिश करते समय सावधान रहें। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया और डार्क डायमंड वुल्फ की ओर देखा, जो भी उसे और ये जियो को देख रहा था। गर्जन। लिन हाओ की निगाहों में एक प्रकार की अपेक्षा महसूस करते हुए डार्क डायमंड वुल्फ धीरे से गुर्राया, मानो वह लिन हाओ को चेतावनी दे रहा हो कि वह ऐसा कुछ न करे जो उसे नहीं करना चाहिए। डाकी, चलो बराबर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, कैसा रहेगा? लिन हाओ ने डार्क डायमंड वुल्फ को देखा और मजाक किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि डार्क डायमंड वुल्फ ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। ये शियाओ भी ये देखकर हैरान था। हालांकि वह 3 प्राचीन देवताओं की यादों के कारण डार्क डायमंड वुल्फ के बारे में जानता था, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर लिन हाओ ने आश्चर्य से कहा, वास्तव में उसने मेरी बात समझ ली है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने वह सब कुछ भी समझ लिया है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? हाँ, मुझे लगता है कि उसने वह सब कुछ समझ लिया है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और कहा, आह, अरे डाकी, चलो बात करते हैं। लिन हाओ ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने के बाद कहा। फिर वह डार्क डायमंड वुल्फ की ओर चल पड़ा और डार्क डायमंड वुल्फ के सामने पहुंच गया। हालांकि डार्क डायमंड वुल्फ ने हमला नहीं किया, लेकिन जब भी उसने लिन हाओ को अपनी ओर आते देखा तो वह हमला करने के लिए तैयार हो गया। चलो एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, लिन हाओ ने कहा। गर्जना। डार्क डायमंड वुल्फ ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह लिन हाओ के साथ किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मुझे तुम्हें मारना होगा, और मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मेरे पास तुम्हें मारने की ताकत है। यदि तुम मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो तो न केवल तुम अपना जीवन बचा पाओगे, बल्कि मैं तुम्हें बढ़ने में भी मदद करूंगा और मेरी मदद से तुम बहुत तेजी से मजबूत बनोगे। लिन हाओ अपने पैरों के सहारे जमीन पर बैठ गया और फिर डार्क डायमंड वुल्फ को धमकाकर और लुभाकर मनाने की कोशिश की। चीखें। डार्क डायमंड वुल्फ ने एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया, लिन हाओ द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लिन हाओ ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें ऊपरी क्षेत्र में ले जाऊंगा जहां अमर लोग रहते हैं। वहां तुम मेरी मदद से मजबूत बन सकते हो और तुम कुछ अन्य चीजों में भी मेरी मदद कर सकते हो। कैसा रहेगा? इस बार डार्क डायमंड वुल्फ ने अपना सिर नहीं हिलाया और न ही गुर्राया। वह लिन हाओ की आंखों में देखता रहा और कुछ सांसों के बाद उसने आखिरकार अपना सिर हिलाया और लिन हाओ का अनुसरण करने के लिए सहमत हो गया। लिन हाओ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने डार्क डायमंड वुल्फ की ओर देखा और कहा, अच्छा, तो अब से मैं तुम्हें डाकी ही कहूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने ब्लैक हॉट फ्लावर की ओर देखा और पूछा, क्या मैं वह ब्लैक हॉट फ्लावर ले सकता हूं? हाउल। डार्क डायमंड वुल्फ ने अपना सिर हिलाया, लिन हाओ को संकेत दिया कि वह औषधीय जड़ी बूटी ले सकता है। यह पहले से ही एक ग्रेड 6 मैजिकल बीस्ट था और ब्लैक हॉट फ्लावर का इस पर केवल न्यूनतम प्रभाव होगा। ब्लैक हॉट फ्लावर। जब लिन हाओ ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। ब्लैक हॉट फ्लावर एक ग्रेड 6 औषधीय जड़ी बूटी थी जो मार्शल किंग दायरे के मार्शल कलाकार को मार्शल सम्राट दायरे में जाने में मदद कर सकती थी। यदि वह 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल पर ब्लैक हॉट फ्लावर लगाए तो न केवल ये 7वीं श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी के रूप में विकसित हो जाएगा, बल्कि इसका प्रभाव भी दोगुना हो जाएगा, जो मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल कलाकार को मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता है, और अभी भी एक बड़ी संभावना होगी कि यह मार्शल पूर्वज क्षेत्र को मार्शल संत क्षेत्र में प्रवेश करने में भी मदद कर सकता है। ये शियाओ ने लिन हाओ की निगाहों का अनुसरण किया और कुछ ही दूरी पर ब्लैक हॉट फ्लावर खिलता हुआ पाया। फिर उसने लिन हाओ की ओर देखा और कहा, लिन हाओ, तुम ब्लैक हॉट फ्लावर ले लो और मुझे इसकी जड़ दे दो। लिन हाओ उलझन में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस ये जियाओ की ओर अपना सिर हिलाया। लिन हाओ के दृष्टिकोण के अनुसार ये जियाओ का गुरु कीमिया का ग्रैंड मास्टर था और वह गोलियों को परिष्कृत करना भी जानता था, इसलिए ब्लैक हॉट फ्लावर की जड़ की कुछ जरूरत हो सकती है।
ब्लैक हॉट फ्लावर लेने के बाद उसने इसकी जड़ ये जियाओ को दे दी और ये जियाओ ने तुरंत अपनी दिव्य भावना को ब्लैक हॉट फ्लावर के चारों ओर लपेटा और वहां जाए बिना इसे 9 मंजिला पैगोडा की दूसरी मंजिल पर लगा दिया। लिन हाओ ने सोचा कि ये जियाओ ने ब्लैक हॉट फ्लावर की जड़ को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया है। मुझे नहीं पता कि इस कांस्य द्वार के दूसरी ओर कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और फिर हम वहां जाएंगे। लिन हाओ ने ये जियाओ से कहा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर असमंजस में पूछा, ये कौन सी जगह है? क्या ये किसी तरह का खंडहर है या क्या? और मुझे होश खोए हुए कितना समय बीत चुका है? जब से तुमने अपनी चेतना खोई है तब से 6 महीने बीत चुके हैं। ये स्थान क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करने आया हूँ जो ऊपरी क्षेत्र से एक अमर व्यक्ति भी है। उसे कहीं सील कर दिया गया है और मैं यहाँ उस सील को खोलने आया हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे स्वर्ण द्वार की खोज करनी होगी। लिन हाओ ने ये शियाओ को समझाया कि वह यहाँ क्या कर रहा था। ये शियाओ ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तुमने इस डार्क डेमन वुल्फ से वादा किया था कि तुम उसे ऊपरी दायरे में ले जाओगे। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस अमर ने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हें ऊपरी दायरे में ले जाएगा, है ना? हाँ। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मेरा मतलब है, क्या वह बूढ़ा आदमी अपना वादा निभाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरह से वह मुझसे बात कर रहा था मुझे लगता है कि वह अपना वादा निभाएगा। हम ठीक है, जल्दी करो और मार्शल सम्राट दायरे में जाओ। मैं लंबे समय तक टिक नहीं पाऊंगा। मेरे शरीर के भीतर की ऊर्जा अभी बहुत अराजक है। इन ऊर्जाओं को दबाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कब फिर से अपनी चेतना खो दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी खोता तो भी मैं आपकी बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मैं अपने शरीर के भीतर इस अराजक ऊर्जा को बहुत मुश्किल से दबा रहा हूं। ये शियाओ ने कहा। यह सुनकर लिन हाओ ने पूछा, मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा और उसने कहा कि आपके शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा दुनिया की शक्ति के कारण है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस विशालकाय के साथ पहले क्या किया है? जब आप पहले अपनी चेतना खो चुके थे तो मैंने विशालकाय की जांच की थी। वह एक नश्वर में बदल गया था और उसके शरीर के भीतर कोई दुनिया नहीं थी। वास्तव में मैंने उसकी दुनिया को निगल लिया और केवल उसी की वजह से मेरे शरीर के भीतर की ऊर्जा इतनी अव्यवस्थित है। ये जियाओ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने लिन हाओ के सवाल का सच्चाई से जवाब देने का फैसला किया। अध्याय 213 लिन हाओ की सफलता। लिन हाओ ये शियाओ की बात सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने कोई सवाल पूछना जारी नहीं रखा। वह एक कोने में चला गया और क्रॉस लेग बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली, ब्लैक हॉट फ्लावर निकाला, उसे सीधे निगल लिया और ब्लैक हॉट फ्लावर को परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया ताकि वह मार्शल सम्राट दायरे में प्रवेश कर सके। जब लिन हाओ मार्शल सम्राट दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा था तो ये जियाओ चुपचाप नहीं बैठा रहा। वह स्वर्गीय मोती में घुस गया और लिटिल येलो के सामने पहुंच गया और पूछा कि क्या उसके पास उसकी मदद करने का कोई तरीका है जो उसके शरीर में तबाही मचा रही अराजक ऊर्जा से निपट सके। लिटिल येलो के जवाब ने उसे निराश कर दिया। उसने कहा कि चूंकि उसने अमर की दुनिया को निगलने के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की भक्षण क्षमता का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी। वह इस समय बहुत कमजोर था और जब तक वह नीला आकाश महाद्वीप की सीमा को पार नहीं कर लेता और अमर नहीं हो जाता तब तक वह उस दुनिया को अपना नहीं बना सकता था। लेकिन अभी यह असंभव था और केवल इसी वजह से उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा इतनी अराजक हो गई थी। वह केवल एक ही काम कर सकता था और वह था दर्द को सहना और अपने शरीर के भीतर की अराजक ऊर्जा को जितना संभव हो सके दबाना। अगर वह अपनी साधना में आगे बढ़ता रहे तो उसके शरीर के अंदर की अराजक ऊर्जा को थोड़ा शांत किया जा सकता है। हालांकि ये जियाओ अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को तोड़ना चाहता था, लेकिन वह इतना अस्त व्यस्त था कि वह उसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। जब उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक को प्रसारित करने की कोशिश की तो एक ऐसा दर्द उभरा जिससे वह जोर से रोने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कि अगर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का संचार जारी रखा गया तो उसका शरीर फट जाएगा। उसकी साधना तकनीक के संचार के कुछ ही क्षणों में उसकी मेरिडियन पहले से ही गड़बड़ा गई थी और यह सब इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित थी। उसके पास 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का प्रसार बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वह केवल प्रकृति को अपना काम करने दे सकता था। निराश होकर वह स्वर्गीय मोती से बाहर आया और लिन हाओ के प्रमुख सफलता हासिल करने और मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार बनने का इंतजार करने लगा ताकि वे फिर से चलना शुरू कर सकें।
एक हफ्ते बाद गुफा के अंदर, जहां हवा नहीं बह रही थी, अचानक हवा के कई झोंके आए जो अंधेरे रास्ते से होते हुए पूरी गुफा में फैल गए। एक धमाकेदार आवाज भी सुनाई दी और एक भयानक आभा भी आई जो एक तेज तलवार की तरह थी और अचानक प्रकट हुई और गुफा के लगभग आधे हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे हर जगह धूल उड़ गई। जब धूल कम होने लगी तो ये जियाओ ने लिन हाओ की आकृति देखी जो धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ ही समय बाद ये जियाओ अंततः लिन हाओ को स्पष्ट रूप से देख सका। लिन हाओ ने पहले ही अपनी आभा वापस ले ली थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी साधना में सफल था और अब वह एक मार्शल सम्राट दायरे का मार्शल कलाकार था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए सिर हिलाया और फिर वे डार्क डायमंड वुल्फ के साथ कांस्य द्वार की ओर बढ़ गए। लिन हाओ ने कांस्य द्वार के सामने पहुंचकर कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसे धक्का दे दिया। प्र प्र एक चटकने वाली आवाज के साथ वह कांस्य द्वार धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन संरचना दिखाई दी। ये जियाओ ने इस टेलीपोर्टेशन संरचना को ध्यान से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि अगर हम गोल्डन डोर की खोज करना चाहते हैं तो हमें इस टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग करना होगा। इसे सक्रिय करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची है और इस टेलीपोर्टेशन शकल को सक्रिय करने के लिए 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है। ये जियाओ एक नज़र में ही सब कुछ समझ गया क्योंकि प्राचीन संरचना भगवान की याददाश्त कोई छोटी बात नहीं थी। लिन हाओ को संरचनाओं का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से ये जियाओ उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद था। लिन हाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक भी मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन नहीं है। क्या हम इस संरचना को निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से सक्रिय कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते हैं तो ये राशि दोगुनी हो जाएगी। हमें इसे सक्रिय करने के लिए 2 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग करना होगा। ये जियाओ ने लिन हाओ को जवाब दिया। कुछ सोचते हुए उसने फिर से कहा, चिंता मत करो, मेरे पास मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। हम इसका उपयोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद ये जियाओ ने 1000 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें सही स्थान पर रख दिया। लिन हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ये जियाओ ने बिना पलक झपकाए 1000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। ये जियाओ की आकृति उसकी आंखों में और अधिक रहस्यमय होती जा रही थी, लेकिन जब उसने ये जियाओ के गुरु ग्रैंडमास्टर वांग के बारे में सोचा तो उसने सोचा कि ग्रैंडमास्टर वांग ने ही ये जियाओ को स्पिरिट स्टोन दिए होंगे, अन्यथा ये जियाओ के पास इतने सारे मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कैसे हो सकते थे। ये जियाओ ने मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स को रखने के बाद लिन हाओ और डार्क डायमंड वुल्फ के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश किया और प्रकाश की एक चमक के साथ वे तीनों गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद एक और दरार की आवाज के साथ कांस्य द्वार एक बार फिर अपने आप बंद हो गया। अंडस को जमीन से 500 फीट नीचे एक खाली जगह में अंडस को नीली सफेद रोशनी की चमक के साथ 3 आकृतियां दिखाई दी। 2 युवा पुरुष और एक जादुई जानवर थे। ये 3 आकृतियां ये जियाओ, लिन हाओ और डार्क डायमंड वुल्फ थीं। यहां आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास की चीजों को देखा। वे जिस जगह पर दिखे वो एक दूसरी भूमिगत गुफा थी, लेकिन उन्हें जमीन से गर्मी निकलती हुई महसूस हो रही थी। अच्छा हुआ कि यह गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी, वरना उनके लिए ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। ये पूरा इलाका मौत के साए से भरा हुआ था और यहाँ कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह काफी बड़ी थी और वे इसका अंत नहीं देख पा रहे थे। बिना कुछ कहे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 1 घंटे बाद वे एक संकरी जगह पर पहुंचे और यहां उन्होंने कुछ जादुई जानवर देखे। इन जानवरों की आभा बहुत भयानक थी और पहली नजर में ही पता चल जाता था कि ये जानवर 6ठे चरण के शिखर पर हैं। इनमें से एक जानवर 7वें चरण पर भी था। उन्हें 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर से डर नहीं था, लेकिन 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर से निपटना उनके लिए बहुत कठिन साबित हुआ। चलो लड़ते हैं, लिन हाओ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी इन 6ठी कक्षा के जादुई जानवरों को कुछ समय के लिए रोक सकता हूं। आपको जितनी जल्दी हो सके उस 7वें दर्जे के जादुई जानवर से निपटना होगा। डाकी भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा था, लेकिन डाकी को तुम्हारी मदद करने दो। मैं उस 7वें गाढ़े जादुई जानवर से अकेले ही निपट सकता हूं, लिन ने कहा और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन ये जियाओ ने उसे रोक दिया। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि आप उस 7वीं कक्षा के जादुई जानवर से निपट सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। डाकी की मदद से उस जानवर की देखभाल करने का समय कम हो सकता है और इस तरह आप मेरी मदद करने आ सकते हैं।
इस समय मेरे शरीर के भीतर की ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित है और मैं उन्हें बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर मैंने हमला किया तो मैं अपने प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा घायल हो जाऊंगा। मेरा शरीर भी ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकता और अगर मैं अव्यवस्थित ऊर्जा को दबाने में असमर्थ रहा तो मेरा शरीर फट जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उस जानवर को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें। लिन हाओ ने एक लंबी सांस ली और ये जियाओ से सहमति जताई। ये शियाओ आगे बढ़ा और 10 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ गया। फिर 20 मीटर चलने के बाद वह जानवरों की ओर भागा और चिल्लाया, अरे जानवरों, अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। लिन हाओ पहले तो उलझन में था, फिर उसके भावहीन चेहरे पर एक असहाय मुस्कान उभरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ इस बचकानी विधि से जानवरों को भड़काने की कोशिश करेगा। दहाड़ दहाड़। हालांकि ये जियाओ का जानवरों को भड़काने का तरीका बचकाना था, लेकिन यह वास्तव में काम कर गया। सभी जानवरों ने ये जियाओ को देखा और उस पर जोर से दहाड़ने लगे। गर्जन। इससे भी ज्यादा भयानक दहाड़ गूंजी और ये दहाड़ सुनकर कुछ जानवर तुरंत ये जियाओ की ओर झपटे। इस बार ये जियाओ भागा नहीं। उसने अपना सी ड्रैगन भाला निकाला और उसे अपने दाएं बाएं घुमाया। फिर वह थोड़ा झुका और चिल्लाया, समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली, हाथों की लहरें। डकार। जैसे ही उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग किया, उनके मुंह से तुरंत खून की उल्टी निकल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तकनीक का प्रयोग जारी रखा। पूरा क्षेत्र एक विशाल समुद्र में तब्दील हो गया और समुद्री पानी से ड्रैगन के अनगिनत हाथ निकल आए और आने वाले जानवरों की ओर झपट पड़े। अध्याय 214 आश्चर्य। ये जियाओ की ओर झपटते जादुई जानवरों को एक खतरनाक आभा महसूस हुई जो उनकी ओर आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे समुद्र से निकले ड्रैगन के हाथों से कागज की तरह फाड़ दिए गए। डकार। ये शियाओ ने एक बार फिर खून की उल्टी की और समुद्री ड्रैगन भाले के सहारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। हालांकि उसे पता था कि अगर उसने हमला किया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, क्योंकि अभी वह अपने शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और न ही उसे नियंत्रित कर सकता था। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर अराजकता जैसी स्थिति थी। ऊर्जा इतनी तबाही मचा रही थी कि उसे किसी भी पल विस्फोट होने का मन कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने हमला किया। इसके पीछे कोई कारण नहीं था, सिवाय एक के, और वही ये कि यहाँ 15 से अधिक छठी श्रेणी के जादुई जानवर थे और यदि वह हमला नहीं करता तो लिन हाओ 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। 7वीं कक्षा के जादुई जानवर पूरे एजियोर स्काई महाद्वीप में अस्तित्व के शिखर हैं, लेकिन ये गुप्त क्षेत्र कुछ खास था। यहाँ सिर्फ 7वीं कक्षा के जादुई जानवर ही नहीं थे, बल्कि अमर भी थे। इस हमले के साथ ये शियाओ ने छठी कक्षा के आधे जादुई जानवरों को मार डाला और अब केवल 8 छठी कक्षा के जादुई जानवर बचे थे। दहाड़ दहाड़। अपने साथियों को भयानक मौत मरते देख सभी जानवर जोर से दहाड़ने लगे और गुस्से में ये जियाओ की ओर दौड़े। वे उसे किसी भी कीमत पर मार डालना चाहते थे। लिन हाओ ने इस मौके का फायदा उठाया जहां सभी जानवरों का ध्यान ये जियाओ पर केंद्रित था। उसने काली तलवार निकाली और 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर की ओर दौड़ा। तलवार का इरादा उसके शरीर से बाहर निकल आया, जिसने 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर को सीधे जकड़ लिया, जिससे वह चौंक गया। वह जानवर तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि इस समय उसने न केवल लिन हाओ की भयानक तलवार की मंशा महसूस की, बल्कि उसने लिन हाओ के हाथ में काली तलवार से एक अत्यंत भयानक तलवार की हुई भी महसूस की। 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर अभी भी एक ऐसा अस्तित्व था जो अमर से भी कमजोर था। हालांकि लिन हाओ ने अपनी साधना में एक सफलता हासिल की है और वह पहले से ही एक मार्शल सम्राट दायरे का मार्शल कलाकार था, लेकिन वह अभी भी 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर के आसपास भी नहीं था। वह केवल भगवान को मारने वाली तलवार पर भरोसा कर सकता था ताकि वह उसे जितनी जल्दी हो सके मार सके, लेकिन उसने फिर भी काली तलवार का उपयोग करना चुना क्योंकि वह अपनी ताकत की सीमा देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या वह चेतना के सागर से टूटी हुई भगवान को मारने वाली तलवार को निकाले बिना 7वीं कक्षा के जादुई जानवर से लड़ सकता है। लेकिन वह जानवर लिन हाओ को उसकी मर्जी कैसे करने देता। उसने लिन हाओ के साथ भी जमकर लड़ाई शुरू कर दी। एक और लिन हाओ और 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर एक दूसरे को मारने के इरादे से जमकर लड़ रहे थे और दूसरी ओर ये जियाओ 8 छठी श्रेणी के जादुई जानवरों के हमलों से बचते हुए भाग रहा था। लिन हाओ ने सोचा कि शायद ये जियाओ अपने शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए वह जानवरों से नहीं लड़ सकता था, वह केवल भाग सकता था। लेकिन उसने जो देखा वह ये था कि ये जियाओ जादुई जानवरों के हमले से बचने के लिए बेतहाशा नहीं भाग रहा था, बल्कि वह वास्तव में एक पैटर्न में भाग रहा था और अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो वे देख सकते थे कि ये जियाओ निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहा था।
दोनों गुटों में लड़ाई जारी रही और धमाके की आवाज भी पूरे इलाके में गूंजती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 6 घंटे बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लिन हाओ अभी भी 7वीं कक्षा के जादुई जानवर से लड़ रहा था, जबकि ये जियाओ अभी भी भाग रहा था। समय समय पर वह रुक जाता और जानवरों के उसके पास आने का इंतजार करता और फिर एक बार फिर भागना शुरू कर देता। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि 3 घंटे बाद ये जियाओ ने अचानक चिल्लाकर कहा, लिन हाओ, बीच में उस चट्टान पर अपनी सबसे शक्तिशाली आक्रमण करो। लिन हाओ अभी भी भयंकर रूप से लड़ रहा था और उसे और जादुई जानवर दोनों को भारी चोटें आई, लेकिन कोई विजेता नहीं था। लिन हाओ को 7वीं कक्षा के जादुई जानवर की तुलना में अधिक चोटें लगीं। वह अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह निराश हो गया और टूटी हुई भगवान की तलवार निकालने ही वाला था कि उसने ये जियाओ की चीख सुनी। उसने मुड़कर देखा और देखा कि ये जियाओ एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जियाओ क्या करना चाहता था, लेकिन उसे विश्वास था कि ये जियाओ उसे कुछ भी नहीं बताएगा जिससे उन दोनों का समय बर्बाद हो। चूंकि ये शियाओ ने उसे अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हमला करने के लिए कहा था, उसने तुरंत भगवान का वध करने वाली तलवार निकाली और चट्टान पर हमला करने का मौका ढूंढ लिया। पारगामी छाया तलवार, दूसरा वार। बूम! तलवार का एक भयानक वार उस पत्थर से टकराया और वो पत्थर अनगिनत टुकड़ों में फट गया। लिन हाओ ये देखकर भ्रमित था कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक इसी समय हवा की कुछ बड़ी लहरें फैलीं और उसके साथ ही सैकड़ों बहुत ही भयानक तलवार के वार हर दिशा में फैल गए। ये है ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड का दूसरा वार। क्या हो रहा है? लिन हाओ उलझन में था, क्योंकि उसने देखा कि तलवार के सैकड़ों भयानक वार वास्तव में उसके अपने सबसे शक्तिशाली हमले थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। एक साथ सैकड़ों तलवारों के प्रहार की भयानक शक्ति को महसूस करने के बाद 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर सहित सभी जानवर भयभीत हो गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, जब कोई भी जानवर उस पर या लिन हाओ पर ध्यान नहीं दे रहा था, ये जियाओ लिन हाओ के सामने आया और कहा, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। जल्दी करो और अपनी आंखें बंद करो, और जब तक मैं तुम्हें खोलने के लिए न कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलो, और हाँ, विरोध मत करो। लिन हाओ अभी भी चौंका हुआ था जब ये जियाओ उसके सामने आया और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। उसने सहज रूप से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये जियाओ ने अपना हाथ लिन हाओ के कंधे पर रखा और एक झटके में वे दोनों गायब हो गए। जिस क्षण वे गायब हुए, उन सैकड़ों तलवारों के वार सभी जानवरों से टकराए। वहां सैकड़ों तलवारों के वार थे और उन सभी से बचना असंभव था। एक विस्फोट हुआ और जानवर उड़ गए और उनके शरीर अनगिनत टुकड़ों में कट गए। हालांकि 7वें गादे जादुई जानवर की शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी यह इतनी मजबूत नहीं थी कि एक साथ इतने सारे भयानक तलवार के वार का सामना कर सके। कुछ क्षण बाद ये जियाओ और लिन हाओ दोनों एक बार फिर अपने पिछले स्थान पर दिखाई दिए, और इस समय ये जियाओ ने कहा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये सुनकर लिन हाओ ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। ये पूरा इलाका खून और जादुई जानवरों के शरीर के टुकड़ों से भरा हुआ था। यहाँ जादुई जानवरों की एक भी लाश नहीं दिख रही थी। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि 7वीं कक्षा का जादुई जानवर भी अपवाद नहीं था। उसका शरीर भी 3 भागों में कटा हुआ था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अभी भी जीवित था। ये जानवर वास्तव में बहुत दृढ़ है। इसके शरीर को 3 भागों में काटने पर भी यह नहीं मरा। ये शियाओ ने धीमी आवाज में कहा जब उसने देखा कि 7वीं कक्षा का जादुई जानवर अभी भी जीवित है। बस यहाँ क्या हुआ? लिन हाओ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने सामने क्या देखा। इससे पहले जब उसने अपनी सबसे मजबूत तकनीक ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड के दूसरे स्लैश के सैकड़ों तलवार के वार देखे, तो वह पहले से ही बहुत हैरान था। वह थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि ये वार सिर्फ जानवरों पर ही नहीं थे। वह और ये जियाओ भी इस हमले की रेंज में थे। जब उसने अपनी आंखें बंद की और ये जियाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने अपने चारों ओर स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया, ठीक उसी तरह जैसे जब वह कहीं जाने के लिए परिवहन संरचना का उपयोग करता था। वह नहीं जानता था कि ये जियाओ क्या कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसने ये जियाओ से वादा किया था। अगले ही पल जब उसने स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया, तो उसने अपने आसपास बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा महसूस की। लेकिन इससे पहले कि वह ये जियाओ से कुछ पूछ पाता, उसने एक बार फिर अपने आसपास स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया और फिर ये जियाओ को उससे आंखें खोलने के लिए कहते हुए सुना। ये जियाओ ने लिन हाओ को जवाब दिया। उसने केवल इतना कहा, सबसे पहले इस जानवर को मार डालो और ठीक हो जाओ। मैं उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा।
लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया और उस 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर की गर्दन पर वार किया, उसे उसके शरीर से अलग कर दिया, जिससे जानवर वहीं मर गया। जानवर को मारने के बाद लिन हाओ पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करने वाला था जब उसने ये जियाओ को उस पर कुछ फेंकते हुए देखा। अध्याय 215 सिल्वर गेट। लिन हाओ ने उस चीज को पकड़ा जो ये जियाओ ने उस पर फेंकी थी और देखा कि यह एक स्थानिक अंगूठी थी। उसने स्थानिक अंगूठी का निरीक्षण किया और देखा कि वहां दर्जनों जेड लोड्स थे। हालांकि ये जेड लोड्स मार्शल सम्राट पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी संख्या में ये लोड्स हैं तो आप अभी भी बहुत तेजी से ठीक हो सकते हैं। ये जियाओ ने लिन हाओ को देखे बिना कहा। लिन ने भी कुछ नहीं पूछा। उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जेड लोड्स का इस्तेमाल किया। 2 घंटे बाद लिन हाओ ने अपनी आंखें खोली। उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। लिन हाओ को अपनी आंखें खोलते देख ये जियाओ खड़ा हो गया और बोला, चलो अगले गेट की तलाश करते हैं। दोनों उठकर अगले गेट की तलाश करने लगे। तलाश करते हुए ये जियाओ ने लिन हाओ को सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। जब मैं जानवरों से भाग रहा था उसी समय मैं एक संरचना बना रहा था। मैंने जो संरचना बनाई थी वह हमले को सैकड़ों गुना बढ़ा सकती थी और हर दिशा में जवाबी हमला कर सकती थी। मैं किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक को निष्पादित करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने तुम्हें संरचना की आंख उस छोटे से पत्थर पर हमला करने के लिए कहा। हालांकि हमले के बाद आपके हमले के बाद गठन की आंख नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी इसने अपना काम पूरी तरह से किया। इसने आपके हमले को कई गुना बढ़ा दिया और जवाबी हमला किया, और परिणाम आपके सामने है। लिन हाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये जियाओ एक फॉर्मेशन बना सकता है। पहले उसने केवल यही सोचा था कि ये जियाओ गोलियां बना सकता है क्योंकि वह एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट का शिष्य था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो सकता है। तो यह ऐसा ही है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। लिन हाओ ने धीरे से बुदबुदाया और फिर पूछा, लेकिन अभी भी एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आई है। यद्यपि ये जियाओ के उत्तर से यहाँ घटित कई बातें स्पष्ट हो गईं, लेकिन वह अभी भी उस स्थानिक उतार चढ़ाव के बारे में उलझन में था जो उसने पहले महसूस किया था। मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मुझे खेद है, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। कोई बात नहीं। ये शियाओ के जवाब देने से मना करने के बाद लिन हाओ ने उससे तंग नहीं किया। वह जानता था कि उसकी तरह ही ये शियाओ के पास भी कुछ रहस्य है जो दूसरों को नहीं बताया जा सकता। 2 दिन की खोज के बाद वे आखिरकार इस खुले क्षेत्र के अंत में पहुंच गए जहां उन्होंने एक बड़ा सा सिल्वर गेट खड़ा देखा। उस पर कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बना हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। फिर लिन हाओ ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक चमकती हुई रोशनी बाहर आए और लिन हाओ पर चमकी। ये जियाओ ने भी कुछ कदम आगे बढ़ाए और लिन हाओ के साथ सिल्वर गेट में प्रवेश किया। सिल्वर गेट में प्रवेश करने के बाद गेट एक कर्कश ध्वनि के साथ बंद हो गया और गायब हो गया। लिन हाओ और ये जियाओ ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये भूमि घास और पेड़ों से भरी हुई थी और उनके सिर के ऊपर एक नीला आकाश था जहां सूरज चमक रहा था और गर्म ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे पूरी भूमि खूबसूरती से रोशन हो रही थी। ये दृश्य बिल्कुल वही था जिसने ये शियाओ और लिन हाओ दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें स्पष्ट था कि वे एक विशाल गुफा के अंदर थे और कुछ दरवाजों से गुजरने के बाद उन्होंने कई जगहों की खोज की, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी जगहें अभी भी भूमिगत थीं। फिर सवाल ये था कि वे कैसे पहुंचे। एक गुफा के अंदर आकाश दिखाई दिया और वहां सूर्य भी था। वे भ्रमित हो गए। यहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया, फिर गोल्डन गेट की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने जो देखा है उसके अनुसार पहले सामान्य अंधेरा मार्ग था, फिर कांस्य द्वार और फिर चांदी का द्वार। अब यहां कहीं स्वर्ण द्वार होना चाहिए, लेकिन 3 दिन से अधिक समय तक खोजने के बाद भी उन्हें स्वर्ण द्वार नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने अलग अलग खोजने का फैसला किया, लेकिन 1 सप्ताह तक अलग अलग खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ये शियाओ की हालत भी गंभीर होती जा रही थी। अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस समय ये शियाओ हरी घास पर लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके आसमान की ओर मुंह करके। वह सोच रहा था कि अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे हल किया जाए, लेकिन दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन और लिटिल येलो से परामर्श करने के बाद भी वह समाधान नहीं खोज पाया। दोनों ने उससे कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो खाया है वह एक अमर की दुनिया है और उसकी मौजूदा ताकत पर्याप्त नहीं है। अगर वह इस समस्या को हल करना चाहता है तो उसे बार बार टूटना होगा और अमर बनना होगा। लेकिन क्या अमर बनना इतना आसान था? जवाब था नहीं।
एज और स्काई कॉन्टिनेंट में सैकड़ों सालों तक साधना करने के बाद भी किसी के लिए अमर बनना लगभग असंभव है। ये जियाओ ने अपने डेंटियन को बहाल करने के बाद केवल 4 साल से भी कम समय तक साधना की थी। इसके अलावा इस समय वह अपनी साधना तकनीक को ठीक से प्रसारित नहीं कर सकता है, न ही वह बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित थी और ये दिन ब दिन और भी अधिक दबंग होती जा रही थी। केवल एक ही बात थी जो उसे थोड़ा सा सांत्वना दे रही थी, और वह बात यह थी कि उसकी साधना तकनीक को प्रसारित किए बिना ही उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह शायद अमर की दुनिया की वजह से था। नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की उनकी दूसरी परत भी आधी हो चुकी थी और वह शिखर तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं थे। उसने 2 नई आत्मिक क्षमताएं प्राप्त की, जैसा कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे बताया था। एक को सोल शॉक कहा जाता था, जो उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को घायल कर सकता था, और अगर उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा बहुत कमजोर है तो उसका सोल शॉक सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को मार सकता है। ये क्षमता बहुत ऑप थी। दूसरी क्षमता को सोल सीलिंग कहा जाता था। इस क्षमता के साथ वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को सील कर सकता था, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा को सील करने के बाद ये जियाओ सिर्फ अपने विचार से उन सील की गई आत्माओं को नष्ट कर सकता है, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी मौके पर ही मर जाता है। अध्याय 216 भ्रम निर्माण। ये शियाओ और लिनहाओ ने पूरे दिन गोल्डन गेट की तलाश की, लेकिन उसे नहीं पाया। जिस चीज ने उनका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह था उनके सिर के ऊपर उगता सूरज। उनके अनुसार वे लगभग 2 दिनों से गोल्डन गेट की खोज कर रहे थे, लेकिन सूरज अभी भी उनके सिर के ऊपर चमक रहा था और उसके अस्त होने का कोई संकेत नहीं था। हम यहाँ कुछ भी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? ये बहुत निराशाजनक है। ये शियाओ पहले से ही अपने शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा को दबाने की कोशिश कर रहा था और अब वे इस जगह पर फंस गए थे। उन्हें आगे बढ़ने या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये जियाओ की बात सुनकर लिनहाओ ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि यह जगह उन अन्य जगहों से अलग है जहां से हम गुजरे हैं। हमें अपने अगले कदम के बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखने लगा। निराश होकर उसने अपनी दिव्य भावना को बाहर निकाला और उसे अपने आसपास फैला दिया। कुछ ही देर बाद उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे चौंका दिया। तो यह इस तरह है। यहां तक कि मैं भी इसे देखने में असफल रहा, ये शियाओ ने धीरे से कहा। लिनहाओ, जो ये जियाओ के बगल में खड़ा था, ने भौहें सिकोड़ते हुए उलझन में पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सास, हम अभी जो देख रहे हैं वह एक भ्रम रचना द्वारा निर्मित एक भ्रम मात्र है, लेकिन ये भ्रम रचना बहुत गहन है। ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और लिनहाओ को जवाब दिया। उसने वास्तव में यहाँ बहुत दिन बर्बाद किए और यहाँ के भ्रम को समझने में विफल रहा। उसके पास प्राचीन संरचना भगवान की यादें थीं और वह प्रत्येक संरचना के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी वह उस भ्रम संरचना को देखने में असमर्थ था जिसे किसी ने यहाँ स्थापित किया था। ऐसा पहली बार हुआ था। अगर उनकी दिव्य भावना न होती तो वे यहाँ भ्रम की स्थिति को नहीं देख पाते, जिससे उन्हें बहुत झटका लगा। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यहाँ जो भ्रम निर्माण हुआ वह उनकी यादों में मौजूद भ्रम से भिन्न और अधिक गहरा था। कुछ देर सोचने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहाँ जो भ्रम निर्माण हुआ है वह किसी अमर व्यक्ति द्वारा किया गया है, और यह भ्रम निर्माण अभी भी उसके मन में बंद है तथा तभी खुलेगा जब वह अमर हो जाएगा। क्या तुम इस संरचना को तोड़ सकते हो? लिनहाओ ने ये जियाओ की बात सुनकर एक लंबी सांस ली और शांति से पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। लिनहाओ ने भी अपना सिर हिलाया और ये जियाओ से कुछ ही दूरी पर पैर मोड़कर बैठ गया और ध्यान करने लगा, और ये जियाओ के भ्रम को तोड़ने की प्रतीक्षा करने लगा। उन्हें तब भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ये शियाओ को ये कहते हुए सुना कि यहाँ का दृश्य महज एक भ्रम है जो किसी के द्वारा यहाँ स्थापित एक भ्रम संरचना द्वारा उन्हें दिखाया जा रहा है। वह ये भी समझ गया कि यह संरचना निश्चित रूप से उस बूढ़े आदमी के दुश्मन द्वारा बनाई गई थी, जिसे यहाँ कहीं सील कर दिया गया था। ये जियाओ ने भ्रम निर्माण को गहराई से देखना शुरू कर दिया और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और लगभग आधे घंटे के बाद लिनहाओ ने देखा कि उसके आसपास की जगह शीशे की तरह बिखर रही थी और उसके सामने एक लंबा सीधा रास्ता दिखाई दे रहा था। सीधे रास्ते के अंत में एक बड़ा गोल्डन गेट था जो सिल्वर गेट की तरह ही ऊंचा खड़ा था। तुमने ये कर दिखाया। लिनहाओ ने ये जियाओ को देखा और उस पर मुस्कुराया, लेकिन जवाब में ये जियाओ के मुंह से खून निकल आया। लिनहाओ ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर ये शियाओ को सहारा दिया।
ये शियाओ ने लिन हाओ को हाथ उठाकर रोका और कहा, मैं ठीक हूं। बस मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा और भी ज्यादा अव्यवस्थित होती जा रही है। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया, बड़े गोल्डन गेट की ओर देखा और कहा, अब जब गोल्डन गेट हमारे सामने है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इस गोल्डन गेट के पीछे वह जगह है जहां उस पुराने अमर को सील किया गया है। उसे खोलने के बाद हम यहां से बाहर जा सकते हैं। गुप्त क्षेत्र द्वारा हमें टेलीपोर्ट करने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें जल्दी करनी चाहिए। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। लिन हाओ और ये शियाओ दोनों गोल्डन गेट की ओर लंबे सीधे रास्ते पर चलने लगे। उनके अनुसार यहाँ कोई खतरा या जाल नहीं था। यहाँ केवल एक भ्रमपूर्ण संरचना बनाई गई थी ताकि जो लोग यहाँ पुराने अमर को खोलने के उद्देश्य से आएंगे उन्हें फंसाया जा सके। यहाँ संरचना बनाने वाला कोई भी हो, वह निश्चित रूप से घुसपैठिए को पूरी जिंदगी भ्रमपूर्ण संरचना में फंसाना चाहता था। यदि ये जियाओ ने यहाँ भ्रम को नहीं देखा होता तो वे इसे तोड़ने और गोल्डन गेट को खोजने में कभी सक्षम नहीं होते। वे दोनों गोल्डन गेट की ओर चलते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है। चाहे वे कितना भी आगे चले, वे अपने और गोल्डन गेट के बीच की थोड़ी सी भी दूरी तय नहीं कर पाए। ये वाकई अजीब था। चाहे वे कितना भी चले, वे गोल्डन गेट तक नहीं पहुंच पाए। ये शियाओ ने अपनी दिव्य भावना से समस्या को देखने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी कुछ भी खोजने में असफल रहा। हालांकि वह एक बात पर स्पष्ट था, यहाँ अब भ्रम निर्माण जैसी कोई संरचना नहीं थी। भ्रम निर्माण पहले ही टूट चुका था और वे उस मूल मार्ग पर थे जो उन्हें स्वर्ण द्वार तक ले जा सकता था। लेकिन वे कितना भी आगे बढ़ गए, वे गोल्डन गेट के पास नहीं पहुंच सके, जिससे वे दोनों एक ही समय में आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गए। लिन हाओ ने ये जियाओ से भी पूछा कि क्या वे एक बार फिर भ्रम में पड़ गए हैं, लेकिन ये जियाओ ने उसे बताया कि वह गलत था। यही असली रास्ता था। अब हम क्या करें? हम अपने और स्वर्ण द्वार के बीच की दूरी क्यों नहीं तय कर सकते? लिन हाओ ने निराश स्वर में पूछा। अध्याय 217 आत्मा बंधन स्टार सरणी। चाहे लिन हाओ हो या ये शियाओ, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे कितना भी चलने के बाद भी गोल्डन गेट के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों से कई बार जांच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं ढूंढ पाए जिससे उन्हें उनके साथ हो रही अजीब बात को सुलझाने में मदद मिल सके। आजकल के युवा लोग हर काम जल्दी से निपटाने के लिए आतुर रहते हैं। अचानक ये जियाओ ने अपने मन में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनी। ये दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज थी। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? हम गोल्डन गेट के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनकर ये जियाओ ने तुरंत समाधान के बारे में पूछा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के स्वर से ये जियाओ को पता था कि उसे इस बात का कुछ अंदाजा था कि यहाँ क्या चल रहा था और वह और लिन हाओ गोल्डन गेट के पास क्यों नहीं पहुंच सके। यदि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता जो अमर नहीं है, तो वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह स्वर्ण द्वार के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन आपके यहाँ होने से बात अलग है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ये शियाओ को बताना शुरू किया कि गोल्डन गेट के पास कैसे पहुंचा जाए। उसने कहा, इस जगह का एक कानून था जो इसका समर्थन करता था। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि कानून क्या है, क्योंकि उन्हें केवल एक अमर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर तुम अमर बन सकते हो तो तुम खुद ही कानूनों के बारे में जान जाओगे। अब मैं बताता हूं कि गोल्डन गेट के पास कैसे पहुंचा जाए। अगर तुम चलते रहे तो तुम गोल्डन गेट के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे, चाहे तुम कितना भी चलो। ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो गई है और अब तुम्हारे पास दिव्य भावना है। केवल दो ही रास्ते हैं जिनका अनुसरण करके आप गोल्डन गेट के पास पहुंच सकते हैं। पहला ये कि आपको किसी भी प्रकार के कानून की समझ होनी चाहिए और दूसरा ये कि आपके पास दिव्य ज्ञान होना चाहिए। आपको बस अपनी दिव्य भावना को मुक्त करने और गोल्डन गेट को खोलने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ का कानून टूट जाएगा और आप आसानी से गोल्डन गेट के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ का कानून केवल लोगों को गोल्डन गेट के पास जाने से रोकने के लिए है, लेकिन ये किसी की दिव्य भावना को रोक नहीं सकता। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ये जियाओ को गोल्डन गेट खोलने का तरीका समझाया। ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और आह भरते हुए कहा, तो यह ऐसा ही है क्या? लिन हाओ उलझन में था जब उसने ये जियाओ को आहें भरते हुए सुना। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि गोल्डन गेट के पास कैसे जाना है और इसे कैसे खोलना है। ये जियाओ ने गोल्डन गेट को देखते हुए लिन हाओ को जवाब दिया। कैसे? लिन हाओ ने फिर पूछा। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहीं रुको।
ये कहते हुए ये शियाओ ने क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और उसे गोल्डन गेट की ओर बढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य इंद्रिय गोल्डन गेट के पास पहुंच रही है। कोई बाधा नहीं थी, उसकी दिव्य इंद्रिय तुरंत गोल्डन गेट तक पहुंच गई और उसे घेर लिया। हल्के से धक्का देने पर गोल्डन गेट एक चटक आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ ही देर में वह पूरी तरह खुल गया। गोल्डन गेट के खुलते ही ये शियाओ और लिन हाओ दोनों ने खुद को गेट के सामने पाया। अपना सिर घुमाने पर उन्हें कोई लंबी सीधी सड़क नहीं दिखी। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन अब वे इसके आदी हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गोल्डन गेट में प्रवेश किया। गोल्डन गेट में प्रवेश करने के बाद दोनों ने एक बड़ी वेदी देखी। उस वेदी के बीच में एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। उसके दोनों हाथ और पैर किसी तरह की लाल ऊर्जा से बंधे हुए थे। बूढ़े आदमी के दिल से लाल ऊर्जा की एक मोटी डोरी भी निकल रही थी जो उसके सिर के ऊपर एक सरनी से जुड़ी हुई थी। ये सरनी बहुत बड़ी थी और लाल ऊर्जा का प्रत्येक मोटा तंतु इस सरनी से जुड़ा हुआ था। ये सरनी एक तारे के आकार की थी। आत्मा बंधन सितारा सरनी। ये जियाओ इस व्यूह को देखकर चौंक गया। ये सबसे भयावह व्यूहों में से एक था जिसे वह जानता था। इस सरनी का उपयोग विशेष रूप से किसी व्यक्ति की आत्मा को बांधने के लिए किया जाता था, और इतना ही नहीं, ये सरनी उस व्यक्ति की आत्मा को उस समय तक यातना भी देती है जब तक उन्हें बंद कर दिया जाता है। बूढ़े आदमी के अनुसार उसे यहाँ लाखों सालों से बंद करके रखा गया है। इसका मतलब है कि उसे लाखों सालों तक यातनाएं भी दी गईं। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि इन सभी समयों में उसकी आत्मा को वास्तव में यातना दी जा रही थी। इसके बाद भी वह अब तक जीवित बचा हुआ है। यह देखा जा सकता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि निचले क्षेत्र से तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा उस सरनी को पहचान सकता है जो मुझे सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ सील कर रही है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब ये जियाओ ने सरनी का नाम कहा तो बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से ये जियाओ को देखा, फिर वह हंसने लगा। ये शियाओ ने बूढ़े आदमी को देखा। उसे लगा कि भले ही बूढ़ा आदमी यहाँ सील कर दिया गया था, फिर भी वह उसे और लिन हाओ को एक ही झटके में मार डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। लिन हाओ को भी ऐसा ही लगा। मैं इस सरनी से परिचित हूं क्योंकि मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन यह आत्मा बंधन सितारा सरनी जो यहाँ वरिष्ठ की आत्मा को बांध रही है, वह मेरे द्वारा देखी गई आत्मा बंधन सितारा सरनी से कहीं अधिक गहन है। ये जियाओ ने तुरंत एक बहाना बनाया ताकि बूढ़ा आदमी उसे न देख सके। ये व्यू रचना वैसी ही थी जैसी उसने पहले देखी थी। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा था, जो उसे प्राचीन फॉर्मेशन भगवान की यादों से मिला था। उनके अनुसार इस प्रकार की व्यू रचनाएं या संरचनाएं अभी भी बंद हैं और इन्हें तभी खोला जाएगा जब वे आवश्यक साधना स्तर प्राप्त कर लेंगे। अध्याय 218 अमर साधना। बेशक यह आत्मा बंधन तारा समूह जो तुमने बाहर देखा है उससे कहीं अधिक गहरा है। यह एक अमर स्तर का गठन है। इसकी तुलना उस गठन से कैसे की जा सकती है जो तुमने निचले क्षेत्र में देखा है? बूढ़े आदमी ने कहा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर लिन हाओ की ओर देखा और कहा, लिन हाओ, हमें जल्दी करनी होगी, मैं अब अपने भीतर की ऊर्जा को दबा नहीं सकता। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी से पूछा, मुझे बताओ, इस सरनी को कैसे तोड़ा जाए? बूढ़े व्यक्ति ने लिन हाओ को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ये जियाओ को देखा और कहा, चूंकि छोटे दोस्त को इस सरनी के बारे में पता है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि इसे कैसे तोड़ा जाए। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन क्या यह इस अमर स्तर की सरनी पर काम करेगा? ठीक है, ये काम करेगा, लेकिन इस आत्मा बंधन स्टार सरनी को तोड़ने के लिए आवश्यक ताकत आपकी सोच से कहीं अधिक है। इस सरनी को तोड़ने के लिए किसी के पास प्रारंभिक अमर फाउंडेशन रियल मार्शल कलाकार के बराबर ताकत होनी चाहिए। जब उस बूढ़े आदमी ने ये कहा तो लिन हाओ और ये शियाओ दोनों चौंक गए। हालांकि उन दोनों ने एक अमर को मार डाला था, लेकिन उस समय वह अमर अपनी चरम अवस्था में नहीं था। वह कमजोर हो गया था और उसने जो सबसे मजबूत शक्ति दिखाई वह एक मार्शल सेंट रियल मार्शल कलाकार की थी। लेकिन फिर भी उस विशाल अमर को मारने के लिए ये शियाओ को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए मजबूर किया गया, जहां वह अपनी इच्छानुसार अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकता था। ये दूसरी बार था जब उन्होंने अमर साधना स्तर के बारे में सुना। पहली बार तब था जब बूढ़े व्यक्ति ने उसे अमर राजा होने का उल्लेख किया था, और अब दूसरी बार था जब बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यदि वह आत्मा बंधन सितारा सरनी को नष्ट करना चाहता है तो उसे कम से कम प्रारंभिक अमर आधार क्षेत्र में शक्ति की आवश्यकता थी। वरिष्ठ अमर आधार क्षेत्र के बारे में
हम अमर साधना क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए क्या आप कृपया इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? लिन हाओ ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। आह, तुम दोनों को अमरों के बारे में इतनी जल्दी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन चूंकि यह मेरी स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए मैं समझाता हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। जैसे नश्वर साधना क्षेत्र 7 स्तरों में विभाजित है, जिन्हें शरीर शोधन, क्यूई संक्षेपण, मूल कोर, मार्शल किंग, मार्शल सम्राट, मार्शल पूर्वज और मार्शल संत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अमर साधना क्षेत्र 4 स्तरों में विभाजित हैं। इन 4 स्तरों को अमर आधार क्षेत्र, अमर भगवान क्षेत्र, अमर राजा क्षेत्र और अमर सम्राट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आप जिस दुनिया से संबंधित हैं वह कई निचले लोकों में से एक है। अमर केवल ऊपरी लोक में ही रह सकते हैं। यदि कोई अमर निचले लोक में उतरता है तो निचला लोक उस अमर को ऊपरी लोक में वापस लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो निचला लोक नष्ट हो जाएगा। खैर, मैं अमर साधना क्षेत्रों के बारे में कह रहा था। 4 प्रमुख अमर क्षेत्रों को आगे 3 छोटे चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रारंभिक, मध्य और बाद के रूप में जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति मार्शल सेंट दायरे के शिखर तक साधना कर लेता है तो वह अपने डेंटियन की साधना कर सकता है और उसे एक दुनिया में बदल सकता है। दुनिया बनाने के बाद ही वह अपनी साधना में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता है और अमर बन सकता है। एक दुनिया बनाने के बाद कोई व्यक्ति वास्तव में नश्वर होने की बेड़ियों को तोड़ सकता है और अमर बन सकता है। जब बूढ़ा आदमी अमर साधना क्षेत्रों के बारे में समझा रहा था, ये शियाओ और लिन हाओ ध्यान से सुन रहे थे। वे एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि यह उनके जैसे व्यक्ति के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था जो निम्न क्षेत्र से संबंधित है। वरिष्ठ, हम में से कोई भी अमर नहीं है और हम में इतनी शक्ति दिखाने का आत्मविश्वास नहीं है। हम इस आत्मा बंधन तारा सरणी को कैसे तोड़ सकते हैं? लिन हाओ ने पूछा। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। ये जियाओ ने लिन हाओ को देखा और कहा। कैसे? आप अभी अपनी असली ताकत का उपयोग भी नहीं कर सकते। हम एक प्रारंभिक अमर फाउंडेशन रियल मार्शल कलाकार के बराबर शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? लिन हाओ को विश्वास नहीं था कि वे दोनों आत्मा बंधन तारा सरणी को तोड़ सकते हैं, जो इस बूढ़े आदमी को सैकड़ों हजारों वर्षों से यहां सील कर रही थी। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि सीनियर ने जो कहा है वह सच है, लेकिन इस व्यूह को तोड़ने का एक और तरीका है। एक और तरीका? एक और तरीका? लिन हाओ और बूढ़ा आदमी दोनों ये सुनकर हैरान रह गए। यहां तक कि उस बूढ़े आदमी को भी इस व्यूह को तोड़ने के लिए प्रारंभिक अमर फाउंडेशन रियल मार्शल कलाकार के बराबर ताकत का उपयोग करने के अलावा कोई और तरीका नहीं पता था। ये शियाओ को प्राचीन संरचना भगवान की यादें हैं और वह इन प्रकार की सरणियों को बिछाने और तोड़ने का हर तरीका जानता था। हालांकि वर्तमान में उसके ज्ञान की सीमा निचले लोकों तक ही सीमित थी, लेकिन उसने सोचा कि इस सरणियों को तोड़ने का तरीका अभी भी वही होना चाहिए। हाँ, एक और तरीका है। कृपया मुझे कुछ समय दो। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और उसी जगह पर पैर मोड़कर बैठ गया जहां वह खड़ा था। प्राचीन संरचना देवता से प्राप्त ज्ञान के अनुसार आत्मा बंधन व्यूह को तोड़ने के 3 तरीके थे। पहला तरीका वही था जो बूढ़े आदमी ने अभी बताया था, ताकत का इस्तेमाल करके इस सरणी को बलपूर्वक तोड़ना। दूसरा तरीका था सरणी को अच्छी तरह से समझना, प्रवाहों को खोजना और उन प्रवाहों का उपयोग करके इस सरणी को तोड़ना। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यूह को तोड़ने की तीसरी विधि थी, इस व्यूह को दबाने की क्षमता से अधिक शक्तिशाली आत्मबल का प्रयोग करना। आत्मा बंधन तारा सरणी मुख्य रूप से किसी की आत्मा को दबाने और सील करने के लिए रखी गई थी। इसे तोड़ने के लिए आत्मा बल का उपयोग करने में बहुत अधिक जोखिम था, लेकिन ये जियाओ के पास जो था वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसकी आत्मा को प्राचीन दिव्य आत्मा के रूप में जाना जाता था। अध्याय 219 स्वतंत्रता। प्राचीन दिव्य आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली आत्मा के रूप में जाना जाता था। ऐसी कोई आत्मा नहीं थी जो उसकी प्राचीन दिव्य आत्मा के बराबर खड़ी हो सके। अगर वह अपनी आत्मा शक्ति से आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख पर हमला करता तो वह अमर से भी ज्यादा शक्तिशाली होती। इसलिए उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके सीधे सरणी की आंख पर हमला करने का फैसला किया। बिना ज्यादा सोचे समझे ये शियाओ ने सीधे अपनी आत्मा शक्ति से आत्मा बंधन तारा सरणी की आंख पर हमला किया। जिस क्षण ये जियाओ ने अपनी आत्मा शक्ति के साथ हमला किया, उसने महसूस किया कि किसी प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा उसकी आत्मा शक्ति को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़े संघर्ष के साथ उसकी आत्मा शक्ति उस रहस्यमय ऊर्जा के दमन से मुक्त होने में सक्षम हो गई और सीधे आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख से टकरा गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ये संरचना जोर जोर से हिलने लगी और साथ ही धरती भी कांपने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे इस समय बहुत खतरनाक भूकंप आ रहा हो। क्या क्या हो रहा है? अचानक जमीन इतनी तेजी से क्यों कांपने लगी? लिन हाओ ने पूछा। जमीन के साथ साथ उसका शरीर भी जोर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा है कि यह छोटा सा साथी आत्मा बंधन तारा सरनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हुए आत्मा बंधन तारा सरनी को देखा और फिर ये जियाओ को देखा जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था और इस खतरनाक स्थिति में भी जहां पूरी जमीन हिंसक रूप से कांप रही थी, ये जियाओ अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे धरती के हिलने या इस भारी भूकंप के कारण उस पर आने वाले किसी अन्य खतरे का एहसास ही नहीं है। ये शियाओ ने एक बार सोल बाइंडिंग स्टार एरे की आंख पर हमला करने के बाद रुका नहीं, उसने हमला जारी रखा। यह पहली बार था जब वह किसी काम को करने के लिए सोल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था और चूंकि वह सोल फोर्स से परिचित नहीं था, इसलिए उसका हमला इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह एरे को तुरंत तोड़ सके। फिलहाल उसका पूरा ध्यान सरनी को तोड़ने पर था और इस वजह से उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। व्यूर की आंख पर आक्रमण करने के बाद वह अंततः अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना सीख गया और उसने अंतिम प्रहार करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे संपूर्ण व्यूर तुरंत ही नष्ट हो सकता था। जब ये शियाओ अंतिम हमले की तैयारी कर रहा था तो जिस गुफा में वे थे वह और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी। ऊपर से चट्टानों के कई बड़े और छोटे टुकड़े भी नीचे गिरने लगे। जब चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा सीधे ये जियाओ के सिर पर गिरने वाला था, लिन हाओ ने चट्टान के उस बड़े टुकड़े पर हमला किया और उसे सैकड़ों छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जबकि ये जियाओ व्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। लिन हाओ ने अपनी मुट्ठी से आसपास गिरती चट्टानों पर हमला करते हुए बूढ़े आदमी से कहा, तुम उसकी रक्षा करो, मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं यहाँ सीलबंद हूँ, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि इन छोटी छोटी चट्टानों के नीचे मर जाऊं। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, वरिष्ठ, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ये जियाओ स्पष्ट रूप से अपनी आंखें बंद करके यहाँ बैठा है, फिर वह वास्तव में सरनी पर हमला कैसे कर रहा है? लिन हाओ ने कुछ सोचा और बूढ़े आदमी से पूछा, न केवल मैं दबा हुआ हूँ और मेरी आत्मा यहाँ प्रतिबंधित है, बल्कि मैं अपनी इंद्रियों का उपयोग करने में भी असमर्थ हूँ। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि यह लड़का अपनी आध्यात्मिक भावना या कुछ इसी तरह का उपयोग करके व्यूह को समझ रहा होगा और उस पर हमला कर रहा होगा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। यहां तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि ये शियाओ की आध्यात्मिक भावना उसकी चेतना के सागर के दिव्य सागर में विकसित होने के बाद दिव्य भावना में विकसित हो गई है। बूढ़े आदमी को गिरने वाले पत्थरों की चिंता नहीं थी, चाहे वे बड़े या छोटे पत्थर के टुकड़े हों। लिन हाओ खुद के साथ साथ ये जियाओ की भी रक्षा कर रहा था और डार्क डेमन वुल्फ भी उसकी मदद कर रहा था। श्वा। ठीक इसी समय ये जियाओ ने अंततः अपना अंतिम हमला किया और आत्मा बंधन सितारा सरनी की आंख पर हमला किया। धमाका, धमाका, धमाका। एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरा सोल बाइंडिंग स्टार एरे टूटकर बिखर गया और कई विस्फोटों के साथ पूरी गुफा धीरे धीरे फटने लगी। सोल बाइंडिंग स्टार एरे के विस्फोट के साथ बूढ़े व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता मिली और उसने अपना हाथ लहराया। एक नीली रोशनी चमकी जिसने ये जियाओ, लिन हाओ और डार्क डेमन वुल्फ दोनों को घेर लिया। अगले ही पल वे चारों सीधे गुफा से गायब हो गए। बूम! जिस क्षण वे गायब हुए, पूरी गुफा अनगिनत टुकड़ों में फट गई। ये गुफा बहुत गहरी भूमिगत थी और जब गुफा फटी तो पूरा गुप्त क्षेत्र 3 या 4 सांसों के लिए कांप उठा। छोटी सी गुफा में एक बड़ी वेदी थी। ये गुफा ठीक वही गुफा थी जहां लिन हाओ ने पहली बार प्रवेश किया था ताकि वह यहाँ की वेदी का उपयोग करके स्वर्ण द्वार की खोज कर सके और उस स्थान पर जा सके जहां बूढ़े व्यक्ति को सील किया गया था। वेदी पर एक नीली रोशनी चमकी और कुछ ही देर में 4 आकृतियां प्रकट हुईं। इनमें से 3 आकृतियां मानव थीं जबकि एक आकृति जादुई जानवर थी। ये 4 आकृतियां ये जियाओ, लिन हाओ, बूढ़ा आदमी और डार्क डेमन वुल्फ थीं। हम वापस आ गए हैं, परिचित वेदी को देखते हुए लिन हाओ ने कहा और एक गहरी सांस ली। ये जियाओ का यहाँ दूसरी बार आना था, लेकिन वह अभी भी इस गुफा से परिचित नहीं था। और इसका कारण ये था कि ये जियाओ यहाँ पहली बार नहीं आया था, उसे लिन हाओ द्वारा यहाँ लाया गया था। जब लिन हाओ उसे यहाँ लाया तब भी वह बेहोश था। इसलिए तार्किक रूप से ये पहली बार था जब उसने वेदी और इस गुफा को देखा था। एक और व्यक्ति था जो पहली बार यहाँ आया था, वह था डार्क डेमन वुल्फ। अध्याय 220 चिंता। चलो चलें, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, बूढ़े ने कहा और तीनों को अपने साथ गुफा के बाहर ले आया। जैसे ही वे बाहर आए, वह गुफा भी ढह गई। वाह, ये बहुत करीब था।
अगर हम 10 बार भी देर से पहुंचते तो हम यहाँ जिंदा दफन हो जाते। लिन हाओ ने एक लंबी सांस ली और गिरी हुई गुफा को देखते हुए कहा, वरिष्ठ, चूंकि अब आप स्वतंत्र हैं तो आपको अपना वादा भी पूरा करना चाहिए। लिन हाओ ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अपने दिल में थोड़ी चिंता महसूस करते हुए पूछा, इस बारे में चिंता मत करो, ये बूढ़ा आदमी अपना वादा जरूर पूरा करेगा। हम गुप्त क्षेत्र के बाहर मिलेंगे। मुझे कुछ तैयार करना है। गुप्त क्षेत्र से बाहर जाने के 3 दिन बाद मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तुम उस व्यक्ति को भी साथ ला सकते हो जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी और फिर हम ऊपरी क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। बूढ़े आदमी ने लिन हाओ की बात की पुष्टि की, जिससे उसका चिंतित दिल काफी हद तक शांत हो गया। यह अच्छा था कि बूढ़ा आदमी अपने वादे से नहीं डिगा। ये सब कहने के बाद बूढ़ा आदमी ये जियाओ, लिन हाओ और डार्क डेमन वुल्फ को पीछे छोड़कर गायब हो गया। लिन हाओ ये जियाओ को कुछ बताने ही वाला था कि तभी ये जियाओ ने एक छोटी गोली की बोतल निकाली जिसमें उसने लिटिल येलो के जीवन शक्ति सार की बूंदें रखी थीं और उसे लिन हाओ को दे दिया और कहा, लिन हाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक होश में रह सकता हूँ। मैं किसी भी क्षण अपनी चेतना खो सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लिन हाओ ने ये शियाओ से छोटी बोतल नहीं ली। उसने बस उसे दिलासा देने की कोशिश की। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, सुनो लिन हाओ, मैं गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। यह मेरे स्वामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसे उसे दे दो और उसे बताओ कि तुम्हें ये चीज देने के बाद मैं गायब हो गया और तुम्हें मेरा ठिकाना नहीं पता। उसे बताओ कि ये शियाओ ने उससे जल्द ही मिलने का वादा किया था। ये कहने के बाद ये जियाओ ने लिन हाओ की ओर छोटी गोली की बोतल फेंकी और दूसरी दिशा में भाग गया। लिन हाओ ने जल्दी से गोली की बोतल पकड़ी और ये जियाओ की गायब हो रही आकृति को देखा और चिल्लाया, ये जियाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकते, वहां बहुत खतरा है। वापस आओ। लिन हाओ ये जियाओ का पीछा करता रहा जबकि डार्क डेमन वुल्फ लिन हाओ के पीछे पीछे चलता रहा। लिन हाओ चिल्लाता रहा लेकिन ये जियाओ कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीक्रेट दायरे से पूरी तरह गायब हो गया हो। लिन हाओ ने दौड़ना बंद कर दिया, एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में छोटी बोतल को देखा। ये कुछ ऐसा था जो ये जियाओ ने अपने मालिक के लिए छोड़ा था। लिन हाओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया और गोली की बोतल को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया और कहा, यदि आप गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आते हैं तो मैं ये बोतल आपके मालिक को दे दूंगा, लेकिन यदि आप गुप्त क्षेत्र से बाहर आते हैं तो इसे खुद उन्हें दे दें। अगर तुम बाहर नहीं भी आते हो तो भी मैं ऊपरी क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा मानना है कि तुम मर नहीं सकते और अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अगर तुम इस बार गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आते हो तो चलो अगली बार ऊपरी क्षेत्र में मिलते हैं। ये सब कहने के बाद लिन हाओ ने एक गहरी सांस ली और उस दिशा में देखा जहां उसने ये जियाओ की आकृति को गायब होते देखा था, फिर मुड़कर डार्क डेमन वुल्फ के साथ चला गया। दूसरी ओर ये जियाओ वास्तव में स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया और 9 मंजिला शिवालय की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने आत्मा चुराने वाले फल की जड़ लगाई थी और दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से पूछा, अगर मैं इस जड़ को अपने अंदर की दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने दूं तो क्या ये फिर से अंकुरित होगी और आत्मा चुराने वाले फल को जन्म देगी? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ये शियाओ की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारा विचार पागलपन भरा है, लेकिन तुम इसे आजमा सकते हो सकता है ये जड़ एक बार फिर से अंकुरित हो जाए और आत्मा चुराने वाला फल दे, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि परिपक्व होने के लिए ये दुनिया से बहुत बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा चुराता है और किसी के द्वारा खाए जाने के बाद यह एक बार फिर दुनिया से उतनी ही मात्रा में आत्मिक ऊर्जा चुराता है। मान लीजिए कि यह सब आपके शरीर के अंदर मौजूद विश्व की विशाल ऊर्जा की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आप ऐसा कैसे करेंगे? आप अपनी ऊर्जा के एक कतरे को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, आप आत्मा चुराने वाले फल की जड़ को इसे कैसे अवशोषित करने देंगे? जब ये जियाओ ने ये सुना तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, ये सच है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वह ये भी जानता था कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने जो कहा वह सच था। उसके पास अपने शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, और चूंकि वह अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह आत्मा चुराने वाले फल की जड़ को इसे अवशोषित करने कैसे दे सकता था? मुझे ये भी लगता है कि मैं किसी भी समय मार्शल सम्राट के दायरे में प्रवेश करने जा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक बार फिर स्वर्गीय संकट का सामना करना पड़ेगा, और चूंकि मैं अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सका, तो मैं इस बार स्वर्गीय संकट का सामना कैसे करूंगा?
ये शियाओ ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि आपको बाहर जाकर एकांत जगह ढूंढनी चाहिए और अपने शरीर के भीतर दूसरी विनाशकारी ऊर्जा की खोज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इसे एक सांस के लिए भी नियंत्रित कर सके तो यह विनाशकारी ऊर्जा आपकी बहुत मदद करेगी। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कुछ देर सोचा और ये जियाओ को एक सुझाव दिया जिसे वह बहुत पहले भूल चुका था।